सर्दियों का मौसम था। एक रात उनके घर पे जहाँ पे खिड़कियाँ तो थी पर दरवाजा नहीं था, गरीब बहुरानी अनामिका जिस तरफ से ठंडी हवा आ रही थी उधर खड़ी थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी, ठंड से कांप रही थी और वो गुस्से से सोच रही थी। पता था सर्दियों में ऐसी हालत होने वाली है। मैंने उन्हें पहले ही कहा था, बोला था खिड़की दरवाजे की बंदोबस्त कीजिए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बातों की परवाह नहीं करते हैं। फिर बच्चे और रमेश एक जगह सो रहे थे। जो कंबल उन्होंने ओढ़ रखा था उसमें जगह जगह से छेद थी। अनामिका निज স্বামী रमेशर काछे गिए बसे। रमेश को जाकर वो छूती है। आंखें खोलकर अनामिका को देखकर वो घबरा जाता है। अरे ये क्या अनामिका, तुम मुझे बुला सकती थी ना। आप कंबल ओढ़ के कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है, पर बिना कंबल के छेद वाले कंबल लेकर मैं क्या कहूँ, बताइए क्या होगी मेरी हालत। ये बताने के लिए तुम मुझे नींद से जगाई हो। रमेश के इस तरह से कहने पर अनामिका उसे खिड़की और दरवाजे की तरफ दिखाती है। नींद की हालत में रमेश देखकर कहता है, ठीक करवाएंगे अनामिका। कब कब बनवाएंगे आप? मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप और बच्चे तो आराम से कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। तुम भी आके सो जाओ अनामिका, मैंने तुम्हें ना तो नहीं कहा। अगर मैं भी आके सो जाऊं तो इस कंबल में हम नहीं हटेंगे। तो क्या करूं बताओ। बस आप खिड़की दरवाजा बनवाइए। गर्मियों के मौसम में मैं इसे बनवाऊंगा अनामिका। इतना कहकर वो फिर से सो जाता है। अब इसके आगे कहने से कुछ फायदा नहीं, इसीलिए अनामिका अपने घर के बाहर आ जाती है और वहाँ आकर वो आग जलाती है। उसके बगल में कुत्ता आके बैठता है और सो जाता है। दूसरे तरफ वो लकड़ियाँ रखती है। उसी दौरान नींद से उठकर सासू माँ शारदा बाहर अनामिका के पास आकर बैठती है। अनामिका सासू माँ को देखकर, आपके लिए लकड़ी का स्टूल ले आऊं माँ जी? नहीं बहू, मैं तुम्हारे तरह ही बैठ जाऊंगी। इतना कहकर वो अनामिका के बगल में आके बैठ जाती है और आग सेकने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आपको नींद नहीं आ रही है? मेरी बात छोड़ो बहुरानी, पर तुमको क्या हुआ है? पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ तुम यहाँ पे आग नहीं जलाई, सो गई थी क्या? मुझे सोने का मन तो कर रहा है माँ जी, पर वैसा मौका ही कहाँ पे मिल रहा है। हम गरीब लोग हैं, फटे जुड़े कपड़े पहनते हैं, कंबल ओढ़ने के लिए होते हैं, उसमें भी 10 छेद होते हैं। हाँ तो ओढ़ने के लिए एक कंबल आपके बेटे और बच्चों के लिए काफी नहीं है। अगर आपके बेटे और बच्चे कंबल ओढ़ लिए फिर मुझे ओढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलता। मैं इसीलिए बाहर आ गई आग जला के गर्माहट लेने के लिए। मुझे माफ कर देना बहू। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? इस गरीबी का कारण मैं ही हूँ बहू। माँ जी, जो होना था हो गया। हम भले ही गरीबी में हैं, पर हमारे बीच प्यार है। हम दूसरे सास बहू की तरह नहीं है, हम माँ बेटी की तरह रहते हैं, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। ठीक है बहू, यहाँ पे आग की गर्माहट है, ऐसे ही सो जाओ। मैं हूँ यहाँ पे, मैं नजर रखती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, अगर आपको नींद आ रही है जाके सो जाइए, मैं यहाँ आग के पास बैठी हुई हूँ। नहीं नहीं बहू, 2 दिन पहले तुम ऐसी आग जला के बैठी हुई थी, कल भी तुम आग के पास बैठी हुई थी, आज भी अगर यहाँ बैठी रही तो 3 दिन लगातार हो जाएगा तुम्हारा बिना सोए। सोच रही हो तुम्हारी क्या हालत होगी। इस तरह बातचीत चली रही थी, तभी नींद से उठकर रमेश रोती हुई भाव्या को लेकर दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है। देखता है सास बहू बातचीत कर रही है। अनामिका, भाव्या रो रही है, इसे ले जाओ। इस तरह बुलाने पे अनामिका और शारदा दोनों दरवाजे की तरफ देखती है रमेश भव्या को लेकर खड़ा है। अरे जाओ, एक बार रोना शुरू हुआ तो उसे चुप कराना बहुत मुश्किल है। ठीक है माँ जी। इस तरह कहने पे अनामिका आग के पास से उठ के दरवाजे के पास आती है। आकर रोती हुई भव्या को गोद में लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। बेटा रमेश, आओ यहाँ आके आग के पास बैठो जरा। इस तरह कहने पे रमेश आके आग के पास बैठता है। अनामिका अपने कमरे में जाती है और बच्चों के साथ कंबल ओढ़ के वो सो जाती है। इस तरह वो रात गुजर जाती है। अगले दिन अनामिका थोड़ी देर से काम के लिए गई। वो अपर्णा देवी और सुदर्शन जी के यहाँ काम किया करती थी। देर होने की वजह से वो दोनों सोफे पे बैठ के अनामिका को गुस्से से देखने लगे। क्या बात है, रोज रोज बड़े देर से काम पे आ रही हो? असल में मालकिन, बस अब कुछ ना कुछ बहाना देना शुरू। जाओ, सिंक में बहुत बर्तन हैं, उन्हें जाके पहले अच्छे से धो लो,
उसके बाद घर को पोछा मारो। ये सब हो जाए फिर गर्मा गर्म खाने के लिए कुछ बना के ले आओ। ठीक है मालकिन। हो गया ना, अब यहाँ पे क्यों खड़ी हो? जो कहा है वो करके खत्म करो। असल में मालकिन, शाम को आप घर पे रहेंगी या बाहर जाएंगी? अगर मैं कहूँ बाहर जाऊंगी तो? असल में मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तक मैंने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं, पहले वो सारे पैसे मुझे लौटाओ, तब तक पैसों के लिए तुम मुंह नहीं खोलोगी। वैसे इतने पैसों से तुम करोगी क्या? सर्दियों के मौसम में माँ जी, कंबल खरीदना है मुझे। अभी पैसे नहीं है, जाके पहले काम करो। इस तरह कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा किचन की तरफ चली जाती है। सिंक में जितने बर्तन थे सबको अच्छे से धो के साफ कर देती है। फिर पोछा लाके वो घर को अच्छे से पोछा मारती है। तब तक अपर्णा देवी वहाँ पर आती है। मालकिन, खाने में क्या पकाऊं? कुछ बना दो अनामिका, खाने का मन होगा तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं। पहले एक कड़क चाय बना दो। अच्छा ठीक है मालकिन। इस तरह कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। उधर घर में शारदा प्रसाद को नाश्ता देते हुए, अजी, बेचारा बेटा बहू बहुत मेहनत कर रहे हैं इस परिवार को चलाने के लिए। आप कुछ काम के लिए क्यों नहीं जाते हैं? इस जीवन में तो प्रसाद के हाथ से काम नहीं होगा। यही सब कहकर सासू माँ के दिए सारे संपत्ति तो आपने एक ही बार में खत्म कर दिए। बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं? बहुत सारी आंसू भरी कहानी सुने हैं, बुढ़ापे में कष्ट होते हुए देखा है। तुम्हें जो भी कहना कहो शारदा, मैं तो नहीं काम करने वाला। हमारा देखभाल करना बहू बेटे का फर्ज है। ऐसा नहीं है जी, मेरी बात ठीक से सुनिए। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। इतना कहकर वो नाश्ता करते हैं और फिर घर से बाहर निकल जाते हैं। उधर अपर्णा देवी के घर में अनामिका काम करती है। फिर गर्मा गर्म चाय लेकर वो हॉल में आती है और अपर्णा देवी को देती है। माँ जी, पैसे के लिए कहा था ना? अभी मेरे पास नहीं है अनामिका, होगा तो मैं तुम्हें दूंगी। अब तुम जाओ। माँ जी, स्टोर रूम में वो कार्टन बॉक्स है ना जिसमें फ्रिज आया था? हाँ, तो क्या मैं वो ले सकती हूँ? वो कार्टन बॉक्स लेकर क्या करोगी अनामिका? अपर्णा देवी के इस सवाल पे अनामिका चुप हो जाती है। ठीक है, ले जाओ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। अपर्णा देवी अपनी चाय पीने लगती है। वहाँ अनामिका स्टोर रूम से फ्रिज का कार्टन बॉक्स सर पे लेकर घर जाने लगती है। सासू माँ देखती है सर पे कार्टन बॉक्स लेकर बहू आ रही है। बहू, ये कार्टन बॉक्स का क्या होगा? इसका बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है माँ जी। ताकि बर्फबारी के वक्त छत पे बर्फ ना गिरे, इसीलिए तुम वहाँ रखना चाहती हो ना? नहीं माँ जी, वैसे भी हमारा 2 तल्ले का घर है ना। नहीं तो फिर इस कार्टन बॉक्स का क्या होगा? एक बार अच्छे से अपने घर को देखिए माँ जी, फिर आपको समझ में आएगा ये कार्टन बॉक्स मैं यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। अनामिका के इस तरह कहने पे शारदा अपने घर को अच्छे से घूम के देखती है खिड़की के दरवाजे नहीं है। तब जाके शारदा को बात समझ में आती है। शाम होते ही बहुत ठंडी हवा चलने लगती है, बाहर बर्फबारी होती है तो घर और ज्यादा ठंड हो जाता है, क्योंकि खिड़की में दरवाजा नहीं है। यही वजह है ना? हाँ माँ जी, आपने सही समझा है। अगर इन कार्टन बॉक्स के मदद से हम खिड़कियों का दरवाजा बना दे तो कैसा रहेगा? इस तरह कहकर अनामिका बहुत खुश होती है। फिर जैसा उसने कहा था, कार्टन बॉक्स को काट के वो खिड़की के पल्ले में जाकर लगा देती है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। अब रात के वक्त ज्यादा ठंड नहीं लगेगी हमें माँ जी। सही कहा बहू। माँ जी, मैं जंगल जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने के लिए। चलो मैं भी चलती हूँ बहू। नहीं माँ जी, बच्चों का घर आने का वक्त हो गया, आप उनका ख्याल रखिए। अगर आप घर पे नहीं मिले तो वो घर आके एक ही सवाल पूछे जाएंगे, दादी माँ कहाँ है, दादी माँ कहाँ गई है, क्यों गई है, वगैरह वगैरह। इतने सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। अच्छा है आप घर पे ही रहिए। ऐसा कहकर कुल्हाड़ी लेकर वो जंगल के तरफ चली जाती है। जंगल में जाकर जलाओ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। फिर 2 घंटे के बाद वो घर वापस आ जाती है। इस तरह गरीब बहू रानी ठंड से खुद को बचाती है और बच्चों के साथ वो चैन से सोती है। साथ ही खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ जीवन बिताती है। ये थी आज की कहानी। और भी नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार।
चूंकि पूर्णिमा की रात थी, इसीलिए आकाश में चंद्रमा बहुत सुंदर और शीतल नजर आ रहा था। मंदारपल्ली गांव में भी सभी बड़े आराम से सो रहे थे, पर मिट्टी के घर में रहने वाले शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका रोते रोते परेशान होकर घर से बाहर निकल आते हैं। एक दूसरे को देखकर चुपचाप आंसू बहाते हैं। शारदा अपनी आंसू पोंछकर बच्चों को चूमती है। हरीश और भव्या दोनों तरफ से उनके एक एक पैर पकड़े होते हैं। नहीं नहीं दादी, हमें छोड़कर मत जाओ। जैसा कि माँ ने कहा, पहाड़ की चोटी पे मत जाओ, वहाँ से कूदकर अपनी जान मत दो। हाँ दादी, हमें कहीं और जाके जान देने की जरूरत नहीं। इस तरह कहकर बच्चे और जोर जोर से रोने लगते हैं। सभी लोग वहाँ पे बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। अनामिका हिम्मत रख के शारदा के पास से बच्चों को अपने पास लाती है। माँ जी, आपको याद है ना मैंने क्या कहा है? याद है बहू, हमें पहाड़ से कूद के अपनी जान देनी है। मैं जा रही हूँ बहू। इस तरह कहकर शारदा चंद्रमा की रोशनी से चलते हुए वो पहाड़ पे जाने लगती है। पिताजी, आप खुद ही से जाएंगे या आपके बेटे को ले जाने के लिए कहूँ? नहीं बेटा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। याद तो है ना आपको कहाँ जाना है पिताजी? याद है बहू, बहते हुए पानी के झरने में मुझे तैरना है। कोई मगरमच्छ हमला करे तो मुझे खुश होना है। कोई जहरीला सांप काटे तो मुझे हंसना है। जैसे भी हो, मुझे अपनी जान देनी है। दुखी होकर इस तरह कहकर बच्चों को चूमते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका और रमेश देख रहे होते हैं। जरूरी है अनामिका? और कोई चारा भी नहीं है। बंजर जमीन पर फसल उगाने की सोची, उसके लिए हमने कितने उधार ले लिए। अब एक के बाद एक कर्जदार आके धमकी दे रहे कि पैसे नहीं देंगे तो वो हमें जान से मार देंगे। उसके लिए कुछ उपाय ढूंढना चाहिए ना। खुदकुशी करके हमें क्या मिलेगा? अब मुझे तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। बस यही एक रास्ता है जो सीधा साधा है। अब कोई और आके हमें क्यों मारे भला, हम खुद ही खुद को मार लेना। इसके लिए अपनी जान दे देना सही रास्ता नहीं है अनामिका। फिर आप ही बताइए ना, इसके लिए सही रास्ता क्या है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अनामिका। फिर अगर नहीं है तो जो मैं कह रही हूँ वैसा ही आप कीजिए। जंगल में चले जाइए, वहाँ पे शेर बाघ घूम रहे होंगे। कम से कम आपको खाएंगे तो उनका एक दिन का पेट भर जाएगा। फिर बच्चे और तुम? चिंता मत कीजिए कि हम जिंदा रहने वाले हैं। जैसे ही आप जाएंगे, मैं बच्चों को घर के अंदर डालूंगी और बाहर से पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगी। उसके बाद खुद भी अंदर चली जाऊंगी। अनामिका कह रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। रमेश भी रो रहा था। पैसे देने वाले हमें सड़क पे घिसट के न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए तैयार है। अगर हम अपने घर, खेत सब कुछ बेच दे तो भी हम ब्याज ही चुका पाएंगे, मूल पैसे तो नहीं चुका पाएंगे। अनामिका के इस तरह कहने पे रमेश बिना कुछ कहे बच्चों को प्यार करता है और फिर जंगल के तरफ निकल जाता है। अनामिका देर ना करते हुए बच्चों को लेकर अंदर जाती है और फिर जाके सोफे पे बैठ जाती है। फिर वहाँ से वो किचन में जाती है और पेट्रोल का डब्बा ले आती है। पूरे घर पे वो पेट्रोल छिड़क देती है। उधर शारदा पहाड़ पे जा रही होती है और प्रसाद झरने की तरफ जाने लगते हैं। रमेश जंगल में घूमता है। अनामिका माचिस की तिल्ली जलाती है। बच्चे हरीश और भव्या देखकर रोने लगते हैं। अनामिका माचिस की तिल्ली जला के घर पे फेंक देती है। पूरे घर में आग लग जाती है। फिर अनामिका तुरंत घर के अंदर चली जाती है। बच्चों को अपने गोद में बैठाकर वहीं पे वो रोने लगती है। रमेश डरते डरते चारों तरफ देखते हुए जंगल में आगे बढ़ रहा था। उस जंगल में एक बाघ घूम रहा था। उधर प्रसाद जब डरते डरते तैर रहे थे, पीछे से एक मगरमच्छ आने लगता है। मगरमच्छ को आते हुए प्रसाद देख लेते हैं। शारदा भी तब तक पहाड़ पे चढ़ गई होती है। उसे वहाँ से पूरा गांव दिखता है। पहाड़ से छोटे छोटे घरों को देखकर पता नहीं अनामिका बच्चों के साथ क्या की। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान एक माँ होकर वो कैसे ले सकती है। इस तरह सोच के शारदा पहाड़ पे चढ़ के वहाँ से पूरा गांव देखने लगती है। प्रसाद नदी में तैरते हुए जा रहे थे। फिर पीछे से मगरमच्छ तेजी से आने लगता है। जंगल में रमेश के पीछे एक बाघ आने लगता है। जान बचाने के लिए रमेश वहाँ से भागने लगता है। उधर अनामिका बच्चों के साथ आग में जल के मरने के लिए तैयार हो जाती है। उधर शारदा पहाड़ से कूद के जान देने के लिए तैयार थी। प्रसाद के पीछे मगरमच्छ और रमेश के पीछे बाघ पड़ा था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो तैयार थे।
अब शायद किस्मत में ही लिखी थी कि शारदा के पूरे परिवार को अलग अलग जगह पर जाकर जान देनी होगी। तभी पड़ोस की सुजाता को प्यास लगने की वजह से वो हॉल में आती है। देखती है बाहर बहुत तेज आग जल रही है। वो भागते हुए बेडरूम में जाके पति गोविंद को साथ लेके बाहर निकल आती है। बाहर आके देखती है अनामिका के घर में आग लगी हुई है। हांफते हुए वो अनामिका के घर में भाग के आती है। अंदर देखती है अनामिका बच्चों को पकड़ के घर के अंदर में बिना हिले डुले बैठी हुई है। सुजाता परेशान हो जाती है। अनामिका पागल हो गई है क्या? इस तरह बच्चों को लेकर वो अंदर क्यों बैठी है? मतलब चाहती है क्या कि वो जिंदा जल के मर जाए? हे भगवान, अजी मोटर ऑन कीजिए। ये सुनकर गोविंद भाग कर जाते हैं और मोटर का स्विच ऑन करते हैं। सुजाता पाइप से पानी डालने लगती है। धीरे धीरे आग बुझ जाती है। सुजाता अंदर जाती है और अनामिका बच्चों को बाहर ले आती है। वो भाव्या को ले आती है और गोविंद हरीश को ले आते हैं। बाहर लाके वो सभी को बेंच पे बैठाते हैं। अनामिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे सास ससुर पति कहाँ दिख नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा है क्या तुम्हें और बच्चों को इस तरह मरने के लिए? बताओ अनामिका, कुछ बोलो। इस तरह वो कहती है। अनामिका सुन के रोने लगती है, फिर अपनी हालत के बारे में बताती है। अनामिका, एक घर दिखाओ जिसके घर में कर्ज नहीं है, पर वो क्या अलग अलग जगह जाके मरने चले गए हैं? तुम लोगों का दिमाग खराब है। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था काकी। ठीक है, कल जब पैसे मांगने के लिए लोग आएंगे, मैं और तुम्हारे काका यहाँ पर आके उनसे बात करेंगे और उनसे थोड़ा वक्त मांग लेंगे। ये बात सुनकर अनामिका खुश हो जाती है। पर अभी तुम किसे और कैसे बचाओगी ये बताओ। मैं वो संभाल लूंगी, आप बस बच्चों को संभाल लीजिए काकी। इतना कहकर वो गोविंद का बाइक लेकर तेजी से चलाते हुए पहाड़ों के ऊपर जाने लगती है। वहाँ उसे शारदा मिलती है। उसे गाड़ी में बैठा लेती है। फिर वो झरने की तरफ जाने लगती है। वहाँ प्रसाद उसे मिल जाते हैं। पिताजी, किनारे में आइए। इस तरह से वो प्रसाद को झरने के किनारे में बुलाती है। दोनों को गाड़ी में बैठा के वो तेजी से बाइक चलाने लगती है। जंगल के रास्ते होकर बहुत तेज गति से वो आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पति रमेश जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे और उससे थोड़ी ही दूर पे एक बाघ खड़ा था। अनामिका जल्दी से आके रमेश को अपनी बाइक पे बैठाती है और तेज गति से भगाने लगती है। उनके पीछे पीछे बाघ भी भागने लगता है। बाघ भागते भागते जब थक जाता है वो जमीन पे गिर जाता है। अनामिका रमेश को घर ले आती है। सभी लोग सुजाता के घर में जाते हैं। जो होना था हो गया शारदा, आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल कर्जदारों से हम बात करेंगे। इस तरह कहकर सभी लोग हॉल में सो जाते हैं। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता है, वो बस सोचते ही रह जाती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो गया। शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। कर्जदारों से सुजाता और गोविंद बात करके उन्हें भेज देते हैं। अनामिका, अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। भगवान पे भरोसा करो। कल कार्तिक पूर्णिमा है, शिव जी की पूजा करो तुम। कल उनके नाम पे उपवास रखो। अंधेरा होने के बाद 1 लाख दिया जलाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। तुम्हारे अच्छे दिन लौट आएंगे। जरूर, मैं आपकी बातों को जरूर मानूंगी काकी। पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए मैं जरूर करूंगी। आपने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करूंगी। शिव जी की पूजा करूंगी। इस तरह कहने पे सुजाता वहां से चली जाती है। अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अनामिका सर से नहाती है, फिर शिव जी की तस्वीर घर पे ले आती है। उनके सामने हाथ जोड़ के पूजा करती है। दिन भर शिव जी की पूजा अर्चना करती है। शाम को वो सर से नहाकर नई साड़ी पहन के घर के बाहर जाके 1 लाख दिया जलाती है। उन 1 लाख दियों की रोशनी से मानो कि अनामिका का घर जगमगा उठा। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी अचानक से आकाश से एक रोशनी की धार आके सीधा अनामिका के घर पे पड़ती है। सभी लोग बड़े आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो रोशनी वहां से अदृश्य हो जाती है। अनामिका, तुम्हारी ये लक्षद्वीप की पूजा सफल रही बेटा। आसमान से भोलेनाथ को ये पूजा बहुत पसंद आई है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अब देखना तुम्हारे साथ सब कुछ भला होगा बेटा। आपकी कही हुई बातें बिल्कुल सच हुई काकी। इस तरह वो थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। अगले दिन बैंक से सुदर्शन अनामिका के घर पे आते हैं। अनामिका जी, आपने डेयरी फार्म के लिए लोन अप्लाई किया था। लोन अप्रूव हो गया। ये रहा आपका चेक।
इतना कहकर वो चेक देके चला जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनामिका वो चेक लेके शंकर जी के तस्वीर के पास जाती है। वहाँ जाके वो प्रणाम करती है। ओम नमः शिवाय, आपने साबित कर दिया कि आप सबके पिता हैं। ऐसा कहकर अनामिका बैंक में जाती है। फिर खुशी खुशी उसे पैसे मिल जाते हैं तो गाय भैंस खरीद के वो अपना डेयरी फार्म शुरू करती है। इस तरह अनामिका हर दिन शिव जी की पूजा अर्चना करती है और व्यापार करके धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुका देती है। साथ ही साथ गरीबों की मदद करके खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।